सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड दोनों टाइप की इम्यूनिटी बहुत ही स्पेसिफिक होती है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बॉडी को इन्वेड कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है ये इतना स्पेसिफिक कैसे है, ये इसकी इस कदर स्पेसिफिसिटी कैसे ओरिजिनेट करती है। जब भी कोई ऑर्गेनिज़म फॉरेन पार्टिकल, कोई माइक्रोब, कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज़म आता है और बॉडी के डिफेंस के साथ इंटरेक्ट करता है, तो सबसे पहले होता क्या है, 3 चीज़ों में हम इसको समराइज़ कर सकते हैं जिसमें होस्ट अपने आप को डिफेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। सबसे पहले क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज़म फॉरेन है उसको बॉडी के अंदर मौजूद इम्यून सिस्टम के स्पेसिफिक सेल्स रिकग्नाइज़ कर लेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन स्पेसिफिक सेल्स की होगी। हर बॉडी का सेल तो उसको रिकग्नाइज़ नहीं करेगा ना कि इम्यून रिस्पॉन्स दे सके। अब बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक इम्यून सेल्स हैं वो उसको रिकग्नाइज़ करेंगे और उसके बाद एक्टिवेशन होगी। ये सेल्स एक्टिवेट होके ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बी सेल्स और बी सेल्स की एक्टिवेशन होती है तो वो प्लाज्मा सेल्स में चेंज होते हैं और वो एंटीबॉडीज़ बना देते हैं और उसके बाद ऐसा रिस्पॉन्स इन इम्यून सेल्स का और इम्यून सिस्टम का आता है कि जिसके नतीजे में ऑर्गेनिज़म को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है कि उसकी अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन कर दी जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हम एक एपीसी की बात कर रहे हैं। एपीसी एक्चुअली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये मैक्रोफेज भी हो सकता है, ये कोई डेंड्रिटिक सेल भी हो सकता है। बहुत सी तरह के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इस एपीसी के ऊपर आप देखिए कि क्लास 2 एमएचसी प्रोटीन मौजूद है। ये इसकी सरफेस पे मौजूद एक प्रोटीन है जो कि इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब कोई ऐसा इम्यूनोजन इसके करीब आता है जो इसको स्टिमुलेट कर सके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई वायरस है या कोई भी इम्यूनोजन है, उसके आने पे होता क्या है कि ये एपीसीज अपने आप को उस आने वाले ऑर्गेनिज़म को डिटेक्ट करते हैं और जो एंटीजन आया उसको ये मैक्रोफेज अपने अंदर इनगल्फ करते हैं और उसके बाद एंटीजन की प्रोसेसिंग होती है। मतलब जो भी इम्यूनोजन आएगा उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसके स्मॉल पेप्टाइड्स बना दिए जाएंगे, उसकी प्रोटीन्स को क्लीव कर दिया जाएगा, मतलब उसके छोटे हिस्से कर दिए जाएंगे। और उसके बाद ये जो एंटीजन होंगे जो जिनकी प्रोसेसिंग हो रही होगी, जैसे सपोज कि कोई भी इम्यूनोजन है उसको प्रोसेस किया और कुछ एंटीजन्स बनाए, वो वायरल एपिटोप के तौर पे इस एमएचसी क्लास 2 के साथ मिलके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पे अपने आप को शो करेगा। और ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये हेल्पर टी सेल के साथ जो है इंटरेक्ट करता है और हेल्पर टी सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर होता है वो आके एपीसी पे मौजूद वायरल एपिटोप प्लस एमएचसी क्लास 2 यानी एपिटोप का और उसके साथ एमएचसी क्लास 2 का जो कम्प्लेक्स है उसको रिकग्नाइज करता है। जो आपके टी सेल्स होते हैं उन पे मौजूद एक स्पेसिफिक किस्म का रिसेप्टर होता है जिसे हम टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये टी सेल रिसेप्टर है जो कि स्पेसिफिक होता है टी सेल्स की सरफेस पे। ये टी सेल की सरफेस पे मौजूद ऐसा रिसेप्टर है जिसमें कैपेसिटी है कि वो जाके एमएचसी और उसके साथ ये जो वायरल एपिटोप का कम्प्लेक्स है इसको रिकग्नाइज़ करें। सो जब ये रिकग्निशन होती है तो टीसीआर और एमएचसी के दरमियान जो है कम्प्लेक्स बनता है और ये कम्प्लेक्स जो है जिसमें टी सेल का रिसेप्टर और एमएचसी क्लास 2 अलोंग विद द एपिटोप आपस में इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ से इम्यून सिस्टम की मज़ीद एक्टिवेशन शुरू होती है। यहाँ इंटरल्यूकिन 1 बनेगा जो कि हेल्पर टी सेल को अफेक्ट कर सकता है। हेल्पर टी सेल की जो डिस्टिंक्ट करैक्टरिस्टिक है एक, वो ये है कि इसकी सरफेस पे क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 होता है यानी CD4। CD4 मॉलिक्यूल हमेशा हेल्पर टी सेल पे मौजूद होता है और जिन टी सेल्स की सरफेस पे CD8 मौजूद हो उन्हें हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं।
उसके बाद अब जो ये कम्प्लेक्स हमारे सामने आ रहा है, जो हम देख रहे हैं कि जिसमें एपीसी और हेल्पर टी सेल जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस इंटरेक्शन की वजह से होगा क्या कि हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और हेल्पर टी सेल के एक्टिवेट होने से अब हमें क्या देखने में मिल रहा है कि यहाँ पे जो हेल्पर टी सेल है, बेसिकली एक तो बात हमने ये की थी कि इसकी सरफेस पे CD4 मॉलिक्यूल मौजूद है। CD4 मॉलिक्यूल के अलावा इसी की सरफेस पे इंटरल्यूकिन 2 का भी रिसेप्टर मौजूद होता है, और जो टी सेल्स का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है जिसे हम TCR कहते हैं, वो सारे टी सेल्स पे मौजूद होता है। वेदर इट इज़ अ साइटोटॉक्सिक टी सेल और अ हेल्पर टी सेल, इट विल सर्टेनली हैव TCR, T cell receptor on the surface, while in case of CD molecules हम देखते हैं कि बहुत डिफरेंस है कि अगर हेल्पर टी सेल है तो CD4 होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल है तो वो अपनी सरफेस पे CD8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट करता है। इसके अलावा इसकी सरफेस पे IL2 है। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही APC अलॉन्ग एपिटोप आया और उसने आके हेल्पर टी सेल के साथ इंटरेक्ट किया, तो इसने एक्टिवेशन कर दी टी सेल की। अब जब हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, ये इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करेगा। अब इस इंटरल्यूकिन 2 का एक काम तो ये कि अपने ही रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ जाएगा, यानी अपना, क्योंकि हेल्पर टी सेल खुद ही इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस कर रहा है, और ये इंटरल्यूकिन 2 जो है ये इसी पे मौजूद जो इसकी सरफेस पे मौजूद इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर है, ये उसी को आके एक्टिवेट कर रहा है। दूसरा काम क्या करेगा कि यही इंटरल्यूकिन 2 जाएगा और जाके साइटोटॉक्सिक टी सेल को अफेक्ट करेगा। हमने ये बात की थी कि इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर हेल्पर टी सेल की सरफेस पे भी मौजूद है और साइटोटॉक्सिक टी सेल की सरफेस पे भी मौजूद है। अब इंटरल्यूकिन 2 ने हेल्पर टी सेल के सरफेस पे मौजूद होते हुए उसको एक्टिवेट किया, प्लस अब ये जाके इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है। किस पे? साइटोटॉक्सिक टी सेल पे। साइटोटॉक्सिक टी सेल का जैसे नाम आपको जाहिर कर रहा है कि इसका काम जो है वो साइटोटॉक्सिसिटी से रिलेटेड है। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि हेल्पर टी सेल विल हैव CD4 मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, while in case of cytotoxic T cell there is CD8 molecule। अब हो क्या रहा है कि ये इंटरल्यूकिन 2 आया, इसने इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है। यहाँ इसने अपने ही इसी सेल से प्रोड्यूस होके इसी के रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट किया, क्योंकि हेल्पर टी सेल ने इसके अलावा भी बहुत सारे काम करने हैं, वो हम आगे तफसील में डिस्कस करेंगे। अब ये आके CD8 मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर रहा है, जिसके नतीजे में साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा कि ये डिफरेंट किस्म के साइटोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसका काम है सेल की किलिंग करना, सेल की डेथ करना। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से सेल की डेथ कॉज करता है, जिसमें एक तरीका साइटोटॉक्सिन्स की प्रोडक्शन है। अब ये वो सेल है जिसकी फेट क्या है, इट हैज़ टू डाई बिकॉज इट इज़ वायरल इन्फेक्टेड सेल। इफ़ अ सेल इज़ वायरस इन्फेक्टेड और इज़ अ कैंसर सेल, या कोई एलोग्राफ्टिक सेल्स होते हैं तो उनको किल करने की कोशिश करती है बॉडी, और इन सेल्स को साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो किल करता है। अब जो सेल वायरस इन्फेक्टेड होता है, ये पॉसिबल नहीं होता कि हम उसके अंदर एक एक वायरस को पकड़ पकड़ के मारें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या, ये वायरस जो बॉडी में, सेल बॉडी में एंटर हुआ है किसी भी मैक्रोफेज में, उसके एपिटोप्स को सरफेस पे ये सेल शो कर रहा है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये वायरल एपिटोप है। और ये वायरल एपिटोप एक किस्म का टैग है जो ये बता रहा है साइटोटॉक्सिक टी सेल को कि इस सेल की फेट जो है वो डेथ है। सो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो अपनी सरफेस पे TCR है उसकी, और इसकी सरफेस पे MHC1 क्लास मौजूद होगी। क्लास MHC1 मॉलिक्यूल जो है, जिस तरह से हमने बात की थी कि हेल्पर टी सेल जो है वो रिकग्नाइज़ करते हैं उन मैक्रोफेजेस को, उन सेल्स को, उन APCs को जिनकी सरफेस पे एपिटोप क्लास 2 के साथ जुड़ा होता है। क्लास 1 या क्लास 2 MHC प्रोटीन किसी भी उस सेल पे मौजूद होती है, जो मैक्रोफेज हो सकता है, APC हो सकता है, डेंड्रिटिक सेल हो सकता है। जिन सेल्स पे MHC1 होगी वो साइटोटॉक्सिक टी सेल रिकग्नाइज़ करेगा। जिन सेल्स पे MHC2 है उन्हें ये हेल्पर टी सेल रिकग्नाइज़ करेगा। अब ये क्लास 1 वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्लास 1 MHC जिनकी सरफेस पे है,
ये क्या करेगा कि ये वायरल एपिटोप को अपनी सरफेस पे शो कर रहा है और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल के TCR ने इसको रिकग्नाइज किया और ये आपस में बाइंड किए। ये सेल चूँकि वायरस इन्फेक्टेड था, सो इसकी फेट क्या थी, इट हैड टू डाई। ये साइटोटॉक्सिन्स के एक्शन की वजह से ये सेल मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। मीनवाइल यहाँ पे दूसरा एक काम क्या होगा कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल थे, इसी का एक फॉर्म ये होगा कि मॉडिफिकेशन होके यही साइटोटॉक्सिक टी सेल मेमोरी साइटोटॉक्सिक टी सेल बन जाएगा। मतलब अब आप जब भी देखिए कि किसी भी टी सेल के सरफेस पे CD8 मॉलिक्यूल मौजूद है, इट इज़ अंडरस्टूड कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है। अब TC जो लिखा हुआ है मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये मेमोरी साइटोटॉक्सिक टी सेल है। इट मीन्स कि ये मेमोराइज कर लेगा कि इस वायरस ने बॉडी को इन्फेक्ट किया था। फिर जब ये फर्स्ट टाइम का इंटरेक्शन है, जब सेकंड टाइम यही इन्फेक्शन होगा, यही वायरस बॉडी में आएगा, तो ये सेल ऑलरेडी मौजूद होंगे, इनके अंदर मेमोरी मौजूद होगी कि ये इफेक्ट एक दफ़ा पहले भी हो चुका है, ये वायरस पहले भी आ चुका है। सो रैपिड एक्शन जो है वो बॉडी शो करेगी और इस वायरल इन्फेक्शन से जान छुड़वाएगी। अब यहाँ आप देखिए, एक बात मैंने आपसे कही कि हेल्पर टी सेल जो है वो एक नहीं, वो कई काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो हेल्पर टी सेल मौजूद है हमारे पास, जो CD4 मॉलिक्यूल जिसके सरफेस पे है, ये अल्टीमेटली क्या करता है कि ये मेमोरी टी सेल जो है मेमोरी हेल्पर टी सेल भी बनाएगा। मतलब दो तरह के सेल्स हमने देखे। अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल मॉडिफाई हुआ तो उसने साइटोटॉक्सिक टी मेमोरी सेल बनाया। इसी तरह से जो हेल्पर टी सेल है ये भी अपने आप को मॉडिफाई करके मेमोरी टी हेल्पर सेल बना देता है। इनका काम भी यही होता है कि ये मेमोराइज करते हैं। अगला काम जो हेल्पर टी सेल्स करेंगे वो ये करेंगे कि ये बी सेल्स को अफेक्ट करेंगे। बी सेल्स जो हैं इन्हें दो तरीक़ों से अफेक्ट किया जाएगा, एक तो इंटरल्यूकिन 4 के थ्रू और एक इंटरल्यूकिन 5 के थ्रू। इंटरल्यूकिन 4 जो है इसे हम बी सेल ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं और इंटरल्यूकिन 5 जो है ये बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर भी कहलाता है। ये दोनों इंटरल्यूकिन्स बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। बी सेल्स की सरफेस पे IgM का मोनोमर जो है ये इम्यूनोग्लोबुलिन M है, ये एक टाइप की एंटीबॉडी है जो कि बी सेल की सरफेस पे अटैच होती है और ये डिफरेंट इम्यूनोजेंस को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी रखती है। ये बी सेल जब डिफ्रेंशिएट होंगे तो ये क्या करेंगे कि ये प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे और प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। गोया प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये बी सेल्स ही होते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएशन के बाद डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं और ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा ये होगा कि जो बी सेल्स हैं ये मेमोरी बी सेल बनेंगे और मेमोरी बी सेल्स का काम क्या होगा कि ये इस चीज़ को मेमोरी में स्टोर कर लेंगे कि ये इन्फेक्शन ऑलरेडी ही बॉडी फेस कर चुकी है। क्योंकि जब सेकेंड टाइम अगर उसी सेम इम्यूनोजन के साथ आपका कोई एक्सपोजर होता है तो स्पीडीली एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट होगी, तेज़ी से आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। और क्योंकि इसलिए कि पहले से ही सेल जो है उसको लर्न कर चुका होता है कि ये इन्फेक्शन पहले भी आ चुका है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद होती हैं और उसको जल्दी क्लियर कर लिया जाता है। अब अगर हम ये कहें कि मेनली हम इसको समराइज़ करें कि सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के दोनों विंग्स में हम किस तरह से डिफरेंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात हम करें, जैसे ही ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बॉडी में एंटर होता है तो इसको मैक्रोफेजेस इंजेस्ट कर लेते हैं। अब इस बैक्टीरियम को इसकी जो ब्रेकडाउन है वो शुरू हो जाएगी, इसके फ्रेगमेंट्स बना दिए जाएंगे, डिफरेंट किस्म के एंटीजेंस और एपिटोप्स जो हैं वो APC की या मैक्रोफेज की सरफेस के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये प्रेजेंटेशन होगी MHC मॉलिक्यूल के साथ, यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स जो कि इस मैक्रोफेज की सरफेस पे मौजूद है वो इस एंटीजन को अपनी सरफेस पे शो करेगा। अब जो हम इंट्रैक्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के केस में देख रहे हैं वो इंट्रैक्शन क्या है कि एंटीजन क्लास 2 प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है और ये जो एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर है ये हेल्पर टी सेल की सरफेस पे मौजूद है। जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में डायग्राम में भी इस चीज़ को तफसील से देखा है
कि हेल्पर टी सेल की सरफेस पे मौजूद एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर आके MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल एंटीजन कम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्ट करता है। इसकी वजह से होगा क्या कि एक्टिवेशन होगी। एक्टिवेशन होने की वजह से हेल्पर टी सेल जो हैं वो प्रोलिफरेट भी करेंगे और एक्टिवेट भी होंगे। क्लोनल प्रोलिफरेशन में ये अपने ही जैसे सेल्स बना देंगे और इनकी एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा कि इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस होंगे, जो कि हमने बात की थी कि इंटरल्यूकिन 1 और 2 इसमें काबिल ज़िक्र हैं। ये जो इंटरल्यूकिन 1 है ये मैक्रोफेजेस भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और इंटरल्यूकिन 2 जो है वो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके लिए हमने बात की थी कि ये इंटरल्यूकिन 2 जो है ये हेल्पर टी सेल की सरफेस पे भी इसका रिसेप्टर मौजूद है और साइटोटॉक्सिक टी सेल की सरफेस पे भी मौजूद है। सो ये दोनों को जाके अफेक्ट करेगा। ये जो एक्टिवेशन है हेल्पर टी सेल की ये एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इम्यून रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, जिसे हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। मैक्रोफेजेस की वजह से आके एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को भी कॉज करते हैं और स्पेशली जो इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जैसा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है। अब यहाँ पे जो साइटोटॉक्सिक टी सेल की हमने बात की, साइटोटॉक्सिक टी सेल की सरफेस पे हमें पता है कि CD4 मॉलिक्यूल मौजूद होता है। अब इसके जो फंक्शंस हैं वो ऐसे हैं कि ये इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर सके, स्पेशली जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं। होगा क्या, जैसे अगर हमने बात की कि अगर एक वायरल बॉडी है वो बॉडी में एंटर होती है, जैसे वायरस है इन्फ्लुएंजा का वायरस है, वो इनहेल हो जाता है तो क्या होगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो सेल्स हैं ये उनको जाके अफेक्ट करना शुरू कर देगा। अब इन्फ्लुएंजा वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक काबिल ज़िक्र चीज़ क्या है कि उसके इनवेलप पे डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अब जिस सेल को ये वायरस जाके इन्फेक्ट करेगा उस सेल में इस वायरस के इन्फेक्शन के बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी एंटीजन की और अल्टीमेटली ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये एंटीजन के तौर पे प्रेजेंट किए जाएंगे। अब इन्हें प्रेजेंट कौन करेगा? वो सेल जिसको वायरस ने जाके इन्फेक्ट किया था। अगर ये कोई भी इस टाइप का सेल है जो एंटीजन की प्रेजेंटेशन करने की कैपेसिटी रखता है और इनको अपनी सरफेस पे शो करने के लिए इसको MHC मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। और इस केस में वो सेल जो वायरस का इन्फेक्शन है, इस केस में ये जो सेल है जो जिसने अपनी सरफेस पे इसका एंटीजन प्रेजेंट करना है, इसके पास MHC1 प्रोटीन होनी ज़रूरी है सरफेस पे और ये MHC1 है जो वायरल बॉडी को अपने साथ इंटरेक्ट करके सरफेस पे प्रेजेंट करेगा। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं ये हमेशा अपने TCR के थ्रू वायरल एंटीजन और क्लास MHC1 मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल है और इसकी जॉब क्या है, इसने वायरल इन्फेक्टेड सेल को किल करना है। सो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है इसकी सरफेस पे तो इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद है जो एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर है जिसे हम TCR कहते हैं। अब ये इंटरेक्ट किसके साथ कर रहा है? क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स प्लस उसके अंदर जो उसके साथ अटैच हुआ वायरल एंटीजन है। ये क्या MHC1 और वायरल एंटीजन के कम्प्लेक्स को डिटेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करेगा TCR। और इसके बाद स्टिमुलेशन होगी। स्टिमुलेशन क्या है कि ये एक तो अपने ही जैसे और सेल्स बनाए, इसमें क्लोनल प्रोलिफरेशन हो जाए। इंटरल्यूकिन 2 जो है ये हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमने डायग्राम में डिस्कस किया कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल की सरफेस पे मौजूद इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के साथ आके जुड़ते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं। अब ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये क्या करेंगे कि ये इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड जो सेल है वो उसको ये किल कर देंगे। लेकिन अब ये एक बात हम कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू जो इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट हो रहा है उसकी, ये तमाम वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को इस वक्त किल नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं सेल्स की बात हम कर रहे हैं जो इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड हैं। दिस इज़ वन अमंग द एग्जांपल्स
लेकिन सारे सेल इसी तरीके से किल नहीं होते वायरस इन्फेक्टेड हों, जो वो कई उनके पास तरीके होते हैं। और यही वजह है कि जब इम्यून सेल से कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल बच जाता है तभी वायरसेस मल्टीप्लाई करते रहते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली वो डिज़ीज़ कॉज करते हैं। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये वायरस को किल करेगा, तो ये कैसे किल करेगा? एक तो इसने अपने TCR के थ्रू एंटीजन IHC कॉम्प्लेक्स को रिकग्नाइज़ किया है सरफेस पे, और फिर उसका जो किल करने का तरीका क्या होगा, ये डिफरेंट परफोरेंस प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी मेम्ब्रेन अफेक्ट हो जाएगी, उसमें पोर्स बन जाएंगे, और क्या होगा कि अल्टीमेटली वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है वो डेथ फेस करेगा। दूसरा रिस्पॉन्स जो है वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। अब एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स में 3 चीज़ें अहम हैं, एक मैक्रोफेज, एक हेल्पर T सेल और एक B सेल। जब प्रोसेसिंग होती है मैक्रोफेज के अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट आता है, उसको इनगल्फ करने के बाद उसके एंटीजन की प्रोसेसिंग होती है, तो फ्रेगमेंट्स को सरफेस पे मैक्रोफेजेस शो करते हैं और ये क्लास 2 MHC प्रोटीन के साथ अपनी सरफेस पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। एंटीजन और क्लास 2 MHC प्रोटीन का जो कम्प्लेक्स है ये जाके हेल्पर T सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। रिमेंबर कि जब भी MHC2 की बात होगी तो इसका इंटरेक्शन हेल्पर टाइप के T सेल्स के साथ होगा। जब भी हम साइटोटॉक्सिक T सेल की रिकग्निशन की बात करेंगे तो वो उन सेल्स को आके रिकग्नाइज करते हैं, उनके साथ बाइंड करते हैं जिन पे एंटीजन MHC क्लास 1 के साथ बाइंड किया हुआ हो। अब नतीजा क्या होगा कि इंटरल्यूकिन बनेंगे। इंटरल्यूकिन 2 है जो T सेल ग्रोथ फैक्टर है, दूसरा इंटरल्यूकिन 5 है जो मैंने जिक्र किया कि B सेल ग्रोथ फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 4 है, और जो इंटरल्यूकिन 5 है ये डिफ्रेंशिएशन फैक्टर है। ये तीनों तरह के इंटरल्यूकिन जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। ये हेल्पर T सेल के जो इंटरल्यूकिन 2 है ये सेल्फ एक्टिवेशन भी करता है हेल्पर T सेल की, और ये साइटोटॉक्सिक T सेल को भी अफेक्ट करता है। ये सारे फैक्टर्स जाके B सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे, और B सेल की एक्टिविटी से हमें पता है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी जो कि उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होंगी जिसने आके सेल्स को, मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट किया है। अब यहाँ ये बात याद रखिए कि इंटरल्यूकिन्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ये इंटरल्यूकिन अगर सिर्फ ये एक्टिवेशन नहीं करते, इसके अलावा भी बहुत से काम करते हैं बॉडी में। ये स्पेसिफिसिटी नहीं है कि ये फ़लाँ तरह का इंटरल्यूकिन पैदा होगा और वो फ़लाँ एंटीजन के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो स्पेसिफिसिटी है ये T सेल के अंदर होती है या B सेल के अंदर होती है, क्योंकि उनकी सरफेस पे जो रिकग्निशन हो रही होती है वो किसी ख़ास एंटीजन की हो रही होती है। अब इनके T सेल की सरफेस पर TCR होता है, B सेल की सरफेस पे एंटीजन को रिकग्नाइज करने के लिए रिसेप्टर किसी IgM के एंटीबॉडी के तौर पे BCR के तौर पे मौजूद हो सकता है। जब एक्टिवेशन होगी B सेल की तो ये प्लाज्मा सेल बनाएगा, और प्लाज्मा सेल जो हैं वो IgGs बनाते हैं, मतलब डिफरेंट तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। गो के एंटीबॉडी की फॉर्मेशन जब भी होती है तो हेल्पर T सेल उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हेल्पर T सेल जो है वो आके B सेल को एक्टिवेट करता है, और B सेल्स जो है वो प्लाज्मा सेल में डेवलप होते हैं और अल्टीमेटली एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जब T सेल को इन्वॉल्व नहीं किया जाता और एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो आके डायरेक्टली B सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब B सेल की एक्टिवेशन के लिए उन्हें हेल्पर T सेल को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता। और इस तरह की जो एक्टिवेशन है इसको हम T सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ B सेल कहते हैं। ये जो एंटीजेंस हैं ये T सेल इंडिपेंडेंट एंटीजेंस हैं, क्योंकि इन एंटीजेंस ने T सेल को इन्वॉल्व नहीं किया और डायरेक्टली B सेल्स को आके एक्टिवेट कर दिया और उनसे एंटीबॉडीज़ बनी। ऐसे केस में सिर्फ IgM प्रोड्यूस होती है, क्योंकि IgM वो प्राइमरी एंटीबॉडी है जो सबसे पहले प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद इंटरल्यूकिन 4 या 5 आते हैं। और आपको पता है कि जैसे ही इंटरल्यूकिन 4 या 5 आके किसी भी B सेल को अफेक्ट कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि T सेल इन्वॉल्व था,
क्योंकि टी सेल जो है वो इंटरल्यूकिन 4 और 5 प्रोड्यूस कर रहा था, और उसकी वजह से क्लास स्विचिंग पॉसिबल थी। क्लास स्विचिंग ये होती है कि अगर पहले IgM बनी है जो कि प्राइमरी टाइप की एंटीबॉडी है, वो क्लास स्विच करके IgG बना सकती है या IgA बना सकती है या IgE बना सकती है। तो एंटीबॉडीज़ के अंदर जब डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज़ बननी हो तो सबसे पहले IgM बनती है, और वो अल्टीमेटली क्लास स्विचिंग के बाद डिफरेंट बाकी एंटीबॉडीज़ बनाती है। लेकिन अब आप देखिए कि जो बी सेल्स के अंदर ये क्लास स्विचिंग हो रही थी, उसके लिए तो इंटरल्यूकिन 4 और 5 की ज़रूरत थी, और वो कहाँ से बनने थे, वो हेल्पर टी सेल ने बनाने थे। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले जो पहले बनने वाली एंटीबॉडी है वो IgM है। सो यहाँ पे टी सेल इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स में IgM ही प्रोड्यूस होगी। अगर यहाँ पे 4 और 5 इन्वॉल्व होते तो फिर यहाँ क्लास स्विचिंग होती, लेकिन 4 और 5 तो तब इन्वॉल्व होते इंटरल्यूकिन 4 और 5 जब हेल्पर टी सेल इन्वॉल्व होता। और ये जो पैथवे अडॉप्ट कर रहे हैं ये एंटीजेंस, जिन्हें हम टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजेंस कह रहे हैं, ये तो हेल्पर टी सेल को इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे, ये डायरेक्टली आके बी सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब इस डायग्राम में जो सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज हैं जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद बॉडी में एलिसिट होते हैं, उसको समराइज़ किया गया है। जब कोई वायरस आता है तो वो मैक्रोफेज उसको इनगल्फ कर रहा है, और उसके बाद वो उसके एंटीजन की प्रोसेसिंग करेगा, और इस मैक्रोफेज की सरफेस पे मौजूद ये क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके साथ ये वायरल एंटीजन अटैच किया जाएगा और इस मैक्रोफेज की सरफेस पे इसको प्रेजेंट किया जाएगा। मतलब ये मैक्रोफेज जो है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है बेसिकली। तो ये अब अपनी सरफेस पे क्या शो कर रहा है, ये MHC मॉलिक्यूल जो था टाइप 2 का होगा, और ये इस पे ऑलरेडी मौजूद था, और इसने इसके साथ अटैच कर लिया ये वायरस का एपिटोप। अब ये एपिटोप अपने आप को यहाँ शो कर रहा है, और इसकी डिटेक्शन कहाँ से हो रही है, ये वाला हेल्पर टी सेल इसको डिटेक्ट कर रहा है। ये CD4 सेल है, इट मीन्स कि ये हेल्पर टी सेल है। हेल्पर टी सेल की सरफेस पे हमें मालूम है कि क्या क्या मौजूद होता है। बाकी मॉलिक्यूल्स के अलावा यहाँ जो हम 3 डिस्कस करेंगे, एक तो टी सेल का स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होता है जो एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर है टी सेल का, जिसे हम TCR कहते हैं। दूसरा, इस पे इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर मौजूद होता है। तीसरा, इस पे जो बाकी के इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके अलावा CD4 जो है वो मौजूद होता है, इसीलिए हम इसको CD4 सेल कहते हैं। अब जो इंटरल्यूकिन 2 है ये प्रोड्यूस होगा और ये सेल्फ एक्टिवेशन करेगा CD4 सेल की। ये जो TCR है ये जाके इस वायरल एपिटोप को डिटेक्ट करेगा अलोंग दिस MHC मॉलिक्यूल, और ये इसके नतीजे में इस CD4 मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन होगी। ये क्या करेगा कि इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करेगा, और ये इंटरल्यूकिन 2 जो है ये जाके इस CD8 सेल को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की सरफेस पे भी इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर मौजूद होता है। इसका क्या तरीका है कि ये किसी भी वायरस इन्फेक्टेड सेल की सरफेस पे मौजूद जो MHC1 प्रोटीन है उसके साथ जब अटैच होता है वायरल एपिटोप, तो वो CD8 के थ्रू डिटेक्ट होता है, और इस डिटेक्शन के बाद परफोरेंस प्रोड्यूस होते हैं। CD8 मॉलिक्यूल परफोरेंस प्रोड्यूस करेगा, और ये परफोरेंस जाके इस वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल कर देंगे। अब यहाँ CD4 मॉलिक्यूल जो है, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एक और तरीका है कि वायरस की बॉडी आई, वायरस इन्फेक्टेड सेल से कोई भी वायरस आया और ये डिटेक्ट हुआ IgM के थ्रू। IgM क्या है, ये बेसिकली एक टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन है जो बी सेल की सरफेस पे मौजूद है। अब इधर CD4 और जो हेल्पर टी सेल था, इसने इंटरल्यूकिन 4 और 5 प्रोड्यूस किए जो बी सेल ग्रोथ फैक्टर हैं और बी सेल की जो एक्टिवेशन करते हैं जाके, उसका डिफ्रेंशिएशन फैक्टर भी हैं, उसके ग्रोथ फैक्टर भी हैं। ये 2 तरह के इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये जाके क्या करेगा अब कि यहाँ बी सेल की सरफेस पे जो आके अफेक्ट करेगा, ये इंटरल्यूकिन 4 और 5 बी सेल को एक्टिवेट करेगा, और बी सेल की एक्टिवेशन से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। कैसे कि बी सेल एक्टिवेट होके जाके ये क्या करेगा, प्लाज्मा सेल्स बनाएगा और ये एंटीबॉडीज़ बनाएगा। अब मीनवाइल जो बी सेल की सरफेस के ऊपर ये जो एपिटोप है वायरस का, ये भी इफेक्ट प्रेजेंट होता है। कैसे कि ये MHC2 प्रोटीन जो मौजूद है उसके साथ आके ये एपिटोप अटैच होता है,
और इसको CD4 जो है रिकग्नाइज़ कर रहा है। अब एक रास्ता ये है जिसमें ये टी सेल जो है हेल्पर टी सेल यहाँ से देख रहा है किसी भी वायरल एपिटोप को, और उसके बाद ये इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस कर रहा है और 4 और 5 प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ द बॉडी इन्वॉल्व्स सेल मीडिएटेड एज वेल एज द एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स इन द बॉडी अगेंस्ट एनी वायरल इन्फेक्शन। बी सेल जो हैं वो दो इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। एक काम तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने आने वाले एंटीजन को रिकग्नाइज़ किया। इनकी सरफेस पे जो IgM मौजूद थी, IgM का मोनोमर मौजूद था, वो एंटीजन रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहा है, या BCR के तौर पे, जो बी सेल रिसेप्टर है उसके तौर पे काम कर रहा है। अब एक काम तो बी सेल्स ने ये किया, दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि इसकी प्रोसेसिंग के बाद एंटीजन को या एपिटोप को उन्होंने प्रेजेंट किया टू हेल्पर टी सेल। अब इसके लिए उन्हें क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल की ज़रूरत थी, उसके थ्रू उन्होंने हेल्पर टी सेल को ये एपिटोप जो है प्रेजेंट कर दिया। अब जो IgM एंटीजन रिसेप्टर है जो कि बी सेल की सरफेस पे मौजूद है, ये तमाम तरह के एंटीजन्स को रिकग्नाइज़ नहीं करता। ये कुछ फॉरेन प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को रिकग्नाइज़ करता है। ये जो क्लास 2 MHC प्रोटीन है बी सेल की, ये क्या करती है कि ये सिर्फ पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को शो करती है अपनी सरफेस पे। हम जो बात कर रहे थे कि क्लास 2 MHC प्रोटीन जो है हेल्पर टी सेल पे भी मौजूद है, वहाँ ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बी सेल के सरफेस पे मौजूद क्लास 2 MHC प्रोटीन सिर्फ पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को हेल्पर टी सेल के सामने प्रेजेंट करेगी। बी सेल की सरफेस पे मौजूद जो IgM है जो कि रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहा है, ये बहुत डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो सकता है। कोई भी एंटीजन आता है, एपिटोप आता है, ये बहुत डाइवर्स रेंज है जिसके साथ ये अपने आप को अटैच कर सकता है, और उसके नतीजे में जो एक्टिवेशन होती है बी सेल्स की और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। चूँकि IgM बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ एंटीजन्स को अपने साथ बाइंड कर रहा है और उन्हें रिकग्नाइज़ कर रहा है, इस वजह से बी सेल्स जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी वो कमोबेश हर तरह के मॉलिक्यूल के अगेंस्ट होंगी। और ये एक बड़ी रिमार्केबल किस्म की एबिलिटी है IgM रिसेप्टर्स की कि वो बहुत डाइवर्स तरह के एंटीजन्स को डिटेक्ट कर लेता है, बाइंड कर लेता है, और बहुत तरह की एंटीबॉडीज़ जो है वो सेल के अंदर सेल जो है वो बी सेल अल्टीमेटली प्रोड्यूस कर सकता है, जो हम कह सकते हैं कि कमोबेश हर तरह के ही मॉलिक्यूल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना सकता है। Thank you.